बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बात कविता के बहाने जो पोयम है उसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करूँगा। इस पाठ में इस कविता के कुल 4 प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता के साथ, और कविता के आसपास कोई ख़ास प्रश्न नहीं है, और कुल मिला के यही कुल 4 प्रश्न हैं आपकी पुस्तक में। तो इसका पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। पहला प्रश्न क्या है? इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आपको व्याख्या के अंतर्गत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस प्रश्न का जो भाव है और इसका जो उत्तर है मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। सब घर एक कर देने के माने मतलब कि सभी घर एक हो गए, मोहल्ले के, गांव के, देश के, दुनिया के सभी घर एक कर देना, मतलब समान प्रवृत्ति, समान तरीके से उन सारे घरों को एक जैसे देखना। कविता के संदर्भ में जो बात है वो बच्चे के लिए आई है। ये बात कि कविता उस बच्चे की तरह है जो सभी घरों को एक जैसा मानता है, वो चाहे अपना घर हो और वो चाहे पराया घर हो, उसको एक जैसा मानता है। ठीक यही प्रवृत्ति कविता की भी होती है कि कविता जिस प्रकार किसी से भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार बच्चों की अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वह भी किसी घर के प्रति उनके मन में, उनके मस्तिष्क में कोई भेदभाव नहीं होता है। एक छोटा बच्चा किसी भी घर में जाता है, अगर उसके मनपसंद खाने की चीज़ मिलती है, खेलने की चीज़ मिलती है, उसके वहाँ हम उम्र दोस्त मिलते हैं, तो वहाँ पर उसका व्यवहार वैसा ही होता है जैसे उसका अपने घर में होता है। खुल के खाता है, खुल के खेलता है, खुलकर बातें करता है, जैसे कि हम सब अपने अपने घरों में करते हैं। अर्थात उस बच्चे के दिलो दिमाग में किसी भी घर के प्रति कोई परायापन नहीं होता। उसी प्रकार कविता के अंदर भी किसी के प्रति भी, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र के लोगों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में के माध्यम से कवि ने कविता के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। इस कविता का दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसका भी उत्तर आपको व्याख्या के अंतर्गत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ चूँकि प्रश्नोत्तरी चल रही है इसलिए यहाँ पर भी मैं इसका उत्तर क्लियर कर दे रहा हूँ। उड़ना और खिलना ये 2 अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। उड़ने का संबंध पक्षियों के साथ है क्योंकि पंखों से उड़ा जाता है, और खिलने का संबंध फूल के साथ है, और इन दोनों का संबंध कविता के साथ स्थापित किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि साहित्य के कविता के महत्व को इन दोनों उड़ने और खिलने के माध्यम से स्थापित करता है। यह दोनों प्रतीक हैं, यह दोनों एक माध्यम हैं जिसके माध्यम से कवि कविता के महत्व को समाज में
स्थापित करना चाहता है। अब जहाँ तक कविता से संबंध की बात है, तो कविता भी क्या है, एक उड़ान होती है कल्पना की, पक्षी की तरह, और एक फूल की तरह पल्लवित और पुष्पित होने की एक क्रिया भी होती है कविता। तो जिस प्रकार से एक कविता का बनना, एक कविता का सृजन होना, एक फूल की तरह खिलना है, जैसे फूल की एक एक पंखुड़ियाँ पल्लवित पुष्पित होती हैं, एक एक पंखुड़ियाँ प्रस्फुटित होती हैं, उसी तरह से कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव कवि के जेहन में उभरता है और कागज़ में, पन्नों में दर्ज होकर अमर हो जाता है। उसी प्रकार से जो उड़ना है, कवि की कल्पना, जिस प्रकार कहते हैं कि जब तक कवि कल्पना नहीं करता है तब तक कविता का सृजन नहीं होता है। तो यहाँ पंखों की उड़ान, यहाँ कल्पना की उड़ान है। इस प्रकार कविता का फूल और उड़ने से बहुत ही सटीक संबंध बनता है। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स की बात है जिसके कारण ये दोनों समानांतर हो सकते हैं। पहला कारण है, जिस प्रकार से बच्चे में असीमित उत्साह होता है, ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से कविता में भी असीमित उत्साह, ऊर्जा होती है। और यह असीमित उत्साह जो कविता में होती है वह पाठकों के माध्यम से, समाज के माध्यम से व्यक्त होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि जिस प्रकार बच्चे में सृजनात्मकता होती है उसी प्रकार कविता में भी सृजनात्मकता होती है। अर्थात एक बच्चे की जो सृजन शक्ति है उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। एक जो बच्चा है छोटा सा, आने वाले समय में वो क्या बन जाए, वो क्या कर दे, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ये उसके अंदर की शक्तियाँ हैं, सृजन शक्तियाँ हैं जो उसे सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। तो वह देश दुनिया में अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करता है। अगर वह सृजनात्मक शक्तियाँ उसे विनाशकारी प्रवृत्तियों को ले जाती हैं तो उसका एक अलग इतिहास बन जाता है। कि सृजनात्मक शक्तियाँ हैं जो उस बच्चे को या तो महान बनाती हैं या तो पतित बनाती हैं। राम और रावण इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। कभी रावण भी बच्चे थे और कभी राम भी बच्चे थे। राम की शक्तियाँ सृजनात्मक की ओर गई और रावण की शक्तियाँ विनाशकारी प्रवृत्तियों को ओर गई। इसलिए दुनिया उसे विध्वंसक मानती है रावण को, और राम को भगवान मानती है। ठीक ऐसे ही कविता के अंदर भी वह सृजनात्मक शक्ति है जिससे वह देश, दुनिया और मनुष्य को बदलने की क्षमता रखती है। पता नहीं कितनी क्रांतियों का, पता नहीं कितने समाजों को बदलने का श्रेय कविता को जाता है, साहित्य को जाता है। यह उसकी सृजनात्मक शक्ति ही होती है जो समाज को, देश को बदलने की क्षमता रखती है। और तीसरा पॉइंट है आनंद, आनंद की अनुभूति, जो कि बच्चे में और कविता में, ये दोनों में ही असीमित, लिमिटलेस होता है। एक जो बच्चा होता है वह बार बार वही खेलता है, वह बार बार वही एक्टिविटी करता है, लेकिन उसमें असीमित आनंद आता है। हम बड़े लोग ऐसी अनुभूति नहीं होती कि जो चीज़ बार बार हम कर लेते हैं उसमें हमें आनंद नहीं मिलता।
लेकिन एक बच्चा बार बार वही करेगा, उसके अंदर एक असीमित आनंद की अनुभूति का प्रस्फुटन बार बार होता है। वह असीमित आनंद का अक्षय स्रोत होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। जबकि उसी प्रकार से कविता के अंदर भी अक्षय आनंद का स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता है। इस तरह से कविता और बच्चे को इन 3 पॉइंट्स के नज़रिए से दोनों को समानांतर कवि ने रखने का प्रयास किया है। चौथा प्रश्न है और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता के संदर्भ में जो फूल का उदाहरण दिया गया है, बात उसी तरफ कवि इशारा कर रहा है। कवि कहता है कि फूल खिलता है और अपनी सुगंध को बिखेर कर कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन कविता एक ऐसा पुष्प है, एक ऐसा फूल है जो एक बार खिल गया तो कभी नहीं मुरझाता है। उसकी महक, उसकी सुगंध असीमित काल तक समाज को सुवासित करती रहती है, समाज को सुगंधित करती रहती है। उसकी यह सुगंध पूरे समाज के लिए सकारात्मक दिशा का निर्धारण करती है और समाज हमेशा ऐसे साहित्य से मार्गदर्शन लेता रहता है। ऋग्वेद, भक्तिकालीन साहित्य, कबीर के दोहे, रहीम के पद, क्या ये सब कविताएं ही हैं? केवल कविताएं ही हैं? आज भी ये हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। रामायण, महाभारत, तुलसीदास कृत रामायण घर घर में पढ़ी जाती है। घर घर में इसके मूल्यों, इसकी मर्यादाओं की बात होती है और इसका पालन किया जाता है। क्या रामायण, महाभारत, वेद, कबीर के दोहे, रहीम के पद क्या कभी जो है मुरझा सकते हैं? क्या सैकड़ों हज़ारों सालों से क्या हमारे समाज को ये सुगंधित नहीं करते आ रहे हैं? इसलिए कविता के संदर्भ में जो कवि है वो कहता है कि कविता एक ऐसा पुष्प है, कविता एक ऐसा फूल है जो कभी मुरझा नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा बच्चों, ये 4 तो आपकी किताब में हैं। इसके अलावा 2 प्रश्न और हैं जो मैं आपको दे रहा हूं और आपको अपने विवेक से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कविता के बहाने में कवि को क्या आशंका है और क्यों आशंका है? मैं प्रश्न को फिर से दोहरा रहा हूँ। कविता के बहाने में कवि को क्या आशंका है और क्यों आशंका है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, कविता के बहाने के आधार पर कविता के असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। कविता के बहाने के आधार पर कविता के असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। इस प्रश्न को आप अपने विवेक से करने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो जो मैं लाइव क्लासरूम जूम पर लेता हूँ उसमें आप इस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, लेकिन ये बर्डन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप अपने दिमाग का कुछ इस्तेमाल करें और उस अपने विचारों को शब्दों का रूप देने का प्रयास करें। इसी के साथ यह पाठ आज, यह कविता आज ख़त्म हो जाती है।